तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने दक्षिण भारत के इतिहास को इन डिटेल बताया। शायद से 3 लेक्चर जो है हमने दक्षिण भारत के इतिहास पर किए। और आज जो है क्या करेंगे, मुस्लिम आक्रमण को देखेंगे। और उसके बाद में आपका दिल्ली सल्तनत को देख लिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग फिर देख चलेंगे कौन सा, तो बाबर का देख लेंगे, मुगल वाला। और उसके बाद में मराठा आ जाएगा और पूरी तरह से आपका इतिहास समाप्त हो जाएगी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो हमारे से जुड़ा होगा लगातार, उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं क्या, मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है, उससे पहले मंदिर निर्माण कला और मूर्ति निर्माण कला को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति निर्माण कला। ठीक है, मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति निर्माण कला को देखते हैं। उसके बाद में मुस्लिम आक्रमण देख लिया जाएगा और दिल्ली सल्तनत को देख लिया जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति निर्माण कला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो मूर्ति निर्माण कला, उसके बाद मंदिर निर्माण कला। तो मूर्ति निर्माण कला में देखो क्या है, सबसे पहला बात, मूर्ति निर्माण कला। एक आध क्वेश्चन यहां से भुलाइल भटकल आ जाता है। इसमें सबसे पहला है आपका मूर्ति निर्माण कला में गंधार शैली। कि गंधार शैली जो है यह कब की है, तो मेरे दोस्त गंधार शैली यह कुषाण वंश के समय का है। कुषाण वंश के समय का है। उसके बाद अगला, इसमें जो है मूर्ति महात्मा बुद्ध के बनाए गए हैं। ठीक है, और कलर पूछ देता है सीधे कि गंधार शैली में जो है मूर्ति किस कलर के बनाए गए हैं, तो काला या भूरा पत्थर, काला या भूरा पत्थर के मूर्ति बनाए गए हैं। उसके बाद अगला, गंधार शैली किसके शासनकाल का, तो कुषाण वंश के समय का है। काला या भूरा पत्थर के मूर्ति बनाए गए हैं। इस काल में या इस शैली में महात्मा बुद्ध के मूर्ति बनाए गए। महात्मा बुद्ध जो है वह योगासन में दिखाए गए हैं और चिंतन के भाव में दिखाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी, यही वाला बात है। महात्मा बुद्ध योगासन प्लस चिंतन स्वभाव में दिखाए गए हैं। स्वभाव में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यह 3-4 बात जो है गंधार शैली में याद रखना है। कुषाण वंश के समय का है, काला या भूरा पत्थर के मूर्ति बनाए गए हैं। इस शैली में महात्मा बुद्ध के मूर्ति बने। उसके बाद में महात्मा बुद्ध योगासन प्लस चिंतन स्वभाव में दिखाए गए हैं। उसके बाद में गंधार शैली के बाद अगला मथुरा शैली, यह गुप्त वंश के समय का है। यह गुप्त वंश के समय का है। इसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों की मूर्ति बनी। ठीक है, इसमें केवल और केवल महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से थे, तो महात्मा बुद्ध के मूर्ति बना है। इसमें केवल बौद्ध धर्म के मूर्ति बने हैं। ठीक है, गंधार शैली में केवल बौद्ध धर्म के मूर्ति बने हैं, जबकि मथुरा शैली में जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म दोनों मूर्ति बने हैं। इस शैली में जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म दोनों मूर्ति बना। बौद्ध धर्म दोनों प्रकार की मूर्ति बनी। उसके बाद अगला,
इस शैली में जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म दोनों प्रकार की मूर्ति बनी। इसमें महात्मा बुद्ध को जो है योगासन प्लस आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया है। एक हाथ से योगासन और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए महात्मा बुद्ध को दिखाई गई है। ठीक है, तो लिख लो महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को योगासन, योगासन प्लस आशीर्वाद, आशीर्वाद शैली में दिखाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त मथुरा शैली में जो है वह मूर्ति कैसे बना है, किस पत्थर के बना है, तो इसमें जो है लाल पत्थर के बने हैं। ठीक है, इसमें लाल पत्थर के मूर्ति बने। ठीक है, इसमें जो है भूरा या काला, काला या भूरा लिखे है ना, और इसमें जो है लाल मूर्ति बने हैं, लाल मूर्ति बने हैं। ठीक है, इसमें लाल पत्थर के मूर्ति बने हैं। ठीक है, कहां पर बने हैं जी, तो यह जो है उत्तरोत्तर भारत में बने। ठीक है, इस काल में उत्तरोत्तर भारत में मूर्ति बना, उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर भारत में मूर्ति बनी। ठीक है, और इसमें जो है ना यह आपका पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम भारत, पश्चिमोत्तर भारत में मूर्ति बनी। ठीक है, तो गांधार शैली समझ में आ गया, मथुरा शैली समझ में आ गई। उसके बाद में तीसरका, मथुरा शैली के बाद अगला लिख लो सातवाहन शैली। ठीक है, मथुरा शैली हो गया, गांधार शैली हो गया, अमरावती शैली, अमरावती शैली। यह जो है ना सातवाहन के समय का है, यह है सातवाहन के समय का है। इसमें जो है मूर्ति वह सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। इसमें मूर्ति, इसमें मूर्ति सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर के बने हैं। ठीक है, यह सातवाहन के समय का है, इसमें मूर्ति सफेद संगमरमर के बने हैं। उसके बाद में इसमें महात्मा बुद्ध के जो है ना वह मतलब कैसे समझा, कहानी के रूप में दिखाया गया है। एक जगह योगासन और आशीर्वाद नहीं दिखा करके इसमें जो है कहानी को बताया गया है कि व्यक्ति जो है ना बैठ गए हैं और कई सारे को कहानियां सुना रहे हैं। लिखो, इसमें, इसमें एक साथ बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए व्यक्ति को दिखाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद में यह कहां पर बना जी, तो यह जो है ना आपका दक्षिणोत्तर भारत में बना। यह शैली, इस शैली की मूर्ति लिखो, इस शैली की मूर्ति दक्षिणोत्तर, दक्षिणोत्तर भारत में बनी, भारत में बनी। बात समझ में आ रही है? तो यह पहला हो गया गांधार शैली, दूसरा हो गया मथुरा शैली और तीसरा हो गया आपका अमरावती शैली। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, यह मूर्ति शैली हो गया आपका, मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति निर्माण कला। तो मूर्ति निर्माण कला को दिखाए, अब मंदिर निर्माण कला, कैसे मंदिर बनाया गया, मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला। ठीक है, कुछ बहुत याद रखिएगा मेरे दोस्त, छोटा मोटा पूछ देता है यह सब सवाल। ठीक है, तो मंदिर निर्माण कला में पहला लिखो नागर शैली, नागर शैली। नागर शैली में क्या है, तो नागर शैली में इसमें मूर्ति जो है ना वह गर्भगृह में होता है। इसमें मूर्ति, इसमें मूर्ति गर्भगृह
में होती है। इसमें मूर्ति जो है वह कैसे होता है, तो इसमें मूर्ति जो है वह गर्भगृह में होती है। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग रेखीय शैली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा शैली बोलते हैं, तो इसको हम लोग रेखीय शैली भी बोलते हैं, अदर नाम। रेखीय शैली के तहत भी इसको जाना जाता है। इसमें मूर्ति गर्भगृह में होती है, नागर शैली को हम लोग रेखीय शैली बोलेंगे। और उसके बाद इसमें मूर्ति गर्भगृह में होती है। ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते यहां कट तो नहीं ना रहा है। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। नागर शैली, इसी को हम लोग रेखीय शैली बोलते हैं। इसमें मूर्ति गर्भगृह में होती है। ठीक है, भगवान राम की मूर्ति जो है इसी शैली में बना हुआ है। ठीक है, अयोध्या की भगवान राम की मंदिर जो है ना इसी शैली में बना है जी। भगवान राम की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति इस शैली में बनी है। ठीक है, इसमें मूर्ति जो है गर्भगृह में होती है, भगवान राम की मूर्ति इस शैली में बनी है। उसके बाद में उड़ीसा में देख लो, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, पुरी वाला, यह तीनों जो है इसी शैली में बना हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है ना किस शैली में बना हुआ है, सवाल पूछ सकता है। मथुरा शैली में बना है जी, पूछा हुआ है। पटना के दीदारगंज वाला यक्ष याक्षिणी, यक्ष याक्षिणी की मूर्ति इस शैली में बनी है, इस शैली में बनी है। ठीक है, यक्ष याक्षिणी की मूर्ति इसी शैली में बनी है। इसमें मूर्ति गर्भगृह में होती है, नागर शैली में जी। भगवान राम की मूर्ति अयोध्या का इसी शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसको पंचायतन शैली के तहत भी जाना जाता है। इसको पंचायतन शैली के तहत जानते हैं, शैली के तहत जानते हैं। बात समझ में आ रही है, यह मिटा दे, बोलिए। ठीक है, अच्छा से समझते चलना है। कभी कभी भुलाई लौट कर यहां से सवाल आ जाती है तो छोड़ना नहीं है। बस लक्ष्य एक ही रखता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा से पढ़ाई करनी है। ठीक है, इधर उधर की बात को ध्यान में नहीं दे तो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए, इसीलिए कॉपी पे ले करके बैठिएगा। शायद से यह 21वां लेक्चर है जी पूरे हिस्ट्री का। ठीक है, हमारे साथ जुड़ा रहिए 3 महीना, कम से कम तो 90 क्लास जरूर बनाएंगे। ठीक है, पूरा जीके जीएस की जो डर है वह समाप्त हो जाएगी। जैसे ही अब बीपीएससी 40 खत्म होगा तो कोई नई सीरीज लॉन्च करेंगे ही। ठीक है, तो अच्छा से समझते चलिएगा। नागर शैली हो गया, उसके बाद में इसी में नोट में बात लिख दो। सवाल ही नहीं पूछता है, बस यहां से यह पूछता है कि नागर शैली में मूर्ति कहाँ होती है, गर्भगृह में होती है। ठीक है, इसके चारों ओर मूर्ति होते हैं और बीच में जो है ना मूर्ति मेन की स्थापना की जाती है। उसके आमलक होते हैं मंदिर के ऊपर, घड़ा होता है। ठीक है, लिखो नागर शैली की मूर्ति। नागर शैली, नागर शैली में मंदिर के ऊपर, मंदिर के ऊपर गुंबद प्लस घड़ा, आमलक बोलो, होते हैं, होते हैं। उसके बाद में अगला लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। उसके बाद में कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर। और उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इस शैली, इस शैली के मंदिर है।
मंदिर है। उसके बाद में दूसरा नागर शैली के बाद अगला लिख लीजिए आपका, सुनो, नागर शैली, देखिए नागर शैली, उसके बाद में द्रविड़ शैली, लिखो द्रविड़ शैली। अच्छा, क्यों वहां से हम अभी ऐजा को बच्चा आया है जी, द्रविड़ शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में जो है ना आपका, द्रविड़ शैली में क्या हुआ, तो द्रविड़ शैली में इसमें जो है ना मूर्ति गर्भगृह में नहीं होती है, मंदिर के ऊपर आमलक घड़ा वगैरह यह सब नहीं होते हैं, लिख दो। इस शैली में, इस शैली में मंदिर, इस शैली में मूर्ति गर्भगृह में न होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, इसमें मंदिर के ऊपर, मंदिर के ऊपर घारा वगैरह जो होता है नहीं होता है, मंदिर के ऊपर आमलक या गुंबद जो भी लिखो घारा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए द्रविड़ शैली, नागर शैली, और उसके बाद में मिश्र शैली, मिश्रित शैली, मिश्रित शैली। मिश्रित शैली क्या है, यह दोनों को मिलाकर के नागर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है, यह दोनों की मूर्तियां जिस शैली में होगी उसको मिश्रित शैली बोलेंगे। नागर, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली, नागर शैली, यह दोनों की मूर्तियां या मंदिर, इस दोनों की मूर्तियां जिस शैली में होता है, जिस शैली में होता है उसे मिश्रित शैली कहते हैं, बात खत्म। मिश्रित शैली कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपका मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति निर्माण कला जो है ना, वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक और लिखोगे तो लिख लो, द्रविड़ शैली को हम लोग विमानन शैली भी बोलते हैं, विमानन, 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 विमानन शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली को हम लोग बोलते हैं विमानन शैली। बात समझ में आ रही है, यह मिटा दे। अगला हेडिंग लगा लीजिए आपका मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, मिटा रहे, मुस्लिम आक्रमण। देखो, लिखने की कला होनी चाहिए और नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगा। अगला हेडिंग लगाइए मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। इससे पहले अरब आक्रमण होता है, फिर तुर्क आक्रमण होता है, गजनवी आक्रमण करता है, गौरी करता है, तब जाकर के आता है आपका कौन सा, तो गुलाम वंश आता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। चलिए मिटा दिया। हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, अरब आक्रमण, मुस्लिम ना इंपॉर्टेंट है जी, मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण में देखो कौन कौन आक्रमण होता है, तो यहां से पहले हो जाता है आपका अरब आक्रमण, अरब आक्रमण, और दूसरा का जो है आपका तुर्क आक्रमण, दूसरा है आपका तुर्क आक्रमण। और तुर्क में दो आक्रमण हुआ, एक आया आपका मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी, गजनबी, और उसके बाद में दूसरा गौरी आक्रमण, गौरी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अरब आक्रमण में, मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहला है अरब आक्रमण, ठीक है, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम,
जिसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, राजा दाहिर के ऊपर, ठीक है। 712 में हिंद प्रांत के राजा थे, लिखो सिंध प्रांत के राजा। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन है? सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन, यहीं लिखो, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसके ऊपर? तो 712 में सिंध प्रांत के राजा मुल्तान के ऊपर, ठीक है, मुल्तान के ऊपर, मुल्तान के ऊपर। उसके बाद में राजा दाहिर और सिंध प्रांत के राजा मुल्तान। देखो 712 और 713 मुल्तान या सिंध प्रांत के राजा सिंध प्रांत के थे, और उसके बाद में 713 राजा दाहिर के ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला समझ में आ रहे हैं ना, सबसे पहला मुस्लिम कौन था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। बस यह वाला बात मेरे दोस्त याद रखना है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम था जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया। किसके ऊपर? तो 712 में मुल्तान के राजा, सिंध प्रांत के राजा मुल्तान के ऊपर, और उसके बाद में 713 में राजा दाहिर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ही क्या करता है? सबसे पहले जजिया कर लाता है। जजिया कर मतलब क्या होता है कि वैसा से हम टैक्स लेंगे जो मुस्लिम ना हो, ठीक है। तो इन्होंने जजिया कर का मतलब होता है टैक्स, जजिया कर की शुरुआत किया। जजिया कर क्या है? तो यह जजिया कर को लिखो गैर मुस्लिम कर, गैर मुस्लिम टैक्स को बोला गया क्या? जजिया कर। एकदम हर बात को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यह वाला समझ लेंगे यह वाला छोड़ देंगे ना, हर बात इंपॉर्टेंट ही लिखते हैं। इन्होंने जजिया कर की शुरुआत किया। जजिया कर क्या है? जो मुस्लिम होगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसीलिए तो गैर मुस्लिम कर बोले। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम के अलावा 5 को के और जजिया कर से छूट दिया था, ठीक है। इन्होंने 5 को जजिया कर से राहत दिया, ठीक है। 5 गो को क्या करता है? जजिया कर से राहत देता है। सबसे पहला हो गया आपका कौन? तो ब्राह्मण, दूसरा बूढ़ा, तीसरा विकलांग, चौथा महिला, और 5वां बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यह 5 को छूट देता है जजिया कर से। और नहीं, सुनो और बात, यही नहीं और सुनो, इन्होंने 5 को जजिया कर से राहत दिया। उसके बाद अगला आता है आपका कौन? आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश वाला बताएंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? यह जो है ब्राह्मण के ऊपर भी जजिया कर लगा देता है। नोट में लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां से नोट, ठीक है। बिहार दरोगा में आएगा सवाल जी, यहां से एक बार आया था, पिछले बार तो आया था, एक बार क्या, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगा दिया। उसके बाद अगला आता है कौन? अकबर। अकबर के समय जो है ना, वह क्या होता है, जजिया कर समाप्त हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आता है औरंगजेब, फिर से जजिया कर लगा देता है। और मोहम्मद शाह रंगीला जब आता है तब जाकर के जो है ना पूरी तरह से जजिया कर समाप्त हो जाती है। तो लिखो
फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगा दिया। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद यहां लिखो, औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लागू किया। तीसरा बात, औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। ब्रैकेट में लिख दो, सवाल ही सब आता है जी। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है, ठीक है। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लागू किया, ठीक है। 4 नंबर लिखो। और जो बिहार दरोगा 1275 की वैकेंसी आई थी उसमें यही सवाल आया था, ठीक है। 4 नंबर में संपूर्ण जजिया कर किसके शासनकाल में समाप्त हो गई? तो संपूर्ण जजिया कर जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त हो गया। संपूर्ण जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त हो गया, ठीक है। संपूर्ण जजिया कर कब समाप्त हुई? तो संपूर्ण जजिया कर जो है वह मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त हो जाएगा। जबकि जजिया कर लाने वाला कौन है? तो जजिया कर की शुरुआत करने वाला जो है ना वह आपका कौन है? तो इंपॉर्टेंट है जी, मोहम्मद बिन कासिम है। पहला मुस्लिम जो भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और जजिया कर संपूर्ण समाप्त कब हो गया? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। यही बिहार दरोगा में आया है जी, बिहार दरोगा, ठीक है। यह वाला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में अगला है आपका कौन? अरब आक्रमण हो गया, अब तुर्क आक्रमण, ठीक है। तुर्क आक्रमण सबसे पहला आपका स्वक्तगीन, जिन्होंने तुर्क का 986 में गुजरात और राजस्थान में आक्रमण किया, ठीक है। तो पहला तुर्की आक्रमण करने वाला स्वक्तगीन है, जिन्होंने 986 ईस्वी में राजस्थान एवं गुजरात पर आक्रमण किया। बात समझ में आ रही है? तुर्क आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण करने वाला कौन है? स्वक्तगीन, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो डब्बा बना दिए। कब? तो 986 में जो है ना वह क्या करता है? तो 986 में आक्रमण करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद जो है आता है कौन आपका? तो इसके बाद आता है गजनबी, तब ना आएगा गौरी जी, इसीलिए तो लिख देवे एहजा से बताना है। तो याद करने की कहीं देखो तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट रहे हैं, समझ करके रटिएगा। अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, अब गजनबी, तब गौरी, ठीक है। अगला है गजनबी आक्रमण। यह जो है कहा जाता है कि लगभग 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और 16वां आक्रमण में 1025 में क्या कर लिया? यह जो है ना सोमनाथ की मंदिर को लूट लिया। बहुत धन मिला जी, गुजरात वाला सोमनाथ की मंदिर लिखो। इसने भारत पर कुल 17 बार, इंपॉर्टेंट है जी, 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद 16वीं आक्रमण में सोमनाथ की मंदिर
16वीं आक्रमण में सोमनाथ की मंदिर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। सोमनाथ के मंदिर को लूटा। यह कहानी कब की है? तो 1025 की। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसका आक्रमण 1001 से लेकर के 1025 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, 1001 से 1025 के बीच में 17 बार आक्रमण कर रहा है। 16वां बार में जो है ना, 16वीं आक्रमण में सवाल आया हुआ है कि किस आक्रमण के दरमियान सोमनाथ की मंदिर को लूट लिया। तो 16वीं आक्रमण के दरमियान जो है ना, यह सोमनाथ की मंदिर को क्या करता है? लूट लेता है। और 17वीं आक्रमण में इसको हो जाता है झगड़ा लड़ाई केकड़ा से? तो जाट साम्राज्य से हो जाता है। हरियाणा के जाट साम्राज्य से हो गया। लिख दो, मिटा दे यह वाला। समझ में आ रही है ना? उसके बाद गौरी आ जाएगा। गौरी के बारे में तो अच्छा से बताए हैं जी कि गौरी कौन था। ठीक है, चलिए मिटा दिया। तो गजनवी आक्रमण हो गया। नोट में एक बात और लिखना है, चाहे यही लिखो। 17वीं आक्रमण के समय इसकी झगड़ा 17वीं आक्रमण के समय इसकी झगड़ा हरियाणा के जाट समुदाय से हुई। इसके दरबार में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन था? प्रसिद्ध साहित्यकार गजनवी के दरबार में जी। तो लिख लो, उत्बी इंपॉर्टेंट है, दूसर का फिरदौसी, और उस के बाद तीसर का अलबरूनी। ठीक है, अगला है आपका गौरी आक्रमण। यह गौड़ प्रदेश अफगानिस्तान पहले अफगान पड़ता था। ठीक है, पहले इसको अफगान बोला जाता था। ठीक है, यह गौड़ प्रदेश अफगान का शासक था। ठीक है, इसकी झगड़ा किससे हुई? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन कल बताए तो थे जी। प्रथम युद्ध कौन कौन? तो आपका पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान प्लस जयचंद वर्सेज गौरी। यह दोनों क्या हो जाते हैं? मिलकर के लड़ते हैं। हरियाणा में क्षेत्र पड़ता है तराइन, वहीं पर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मिलकर के लड़ते हैं गौरी से और गौरी को हरा देते हैं। फिर उसके बाद में 1192 तराइन सेकेंड युद्ध। तराइन सेकेंड युद्ध किसके बीच होता है? तो पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी के बीच। ठीक है, गौरी को मदद कौन कर रहा था? जयचंद, क्योंकि सहयोगिता से यह शादी कर लिए थे पृथ्वीराज चौहान। सहयोगिता कौन थी? जयचंद की बेटी थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी वर्सेज लिखो गौरी। इसमें होता क्या है? गौरी विजय हो जाता है। यह सब कहानी कराए हैं जी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में 1194 चंदावर का युद्ध है। चंदावर का युद्ध किसके बीच में? तो जयचंद वर्सेज गौरी। जयचंद वर्सेज गौरी क्या हो जाता है? विजय। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चंदावर का युद्ध में
और उसके बाद में राजस्थान और मालवा पर पूर्णतः केकर हो जाता है शासन? गौरी का हो जाता है। गौरी का कौन था गुलाम? गौरी का गुलाम, गौरी का गुलाम, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, यह गौरी का गुलाम था। और उसके बाद होता क्या है, यह जो है ना गौरी की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम हो गया, और गौरी नहीं चाहते हुए अभी कुतुबुद्दीन ऐबक से, अपना गुलाम से शादी करा दी अपनी बेटी को। जी यह समझ रहे थे ना कि देख रहे हो बेचारा जयचंद की बेटी संयोगिता गई प्यार मोहब्बत में ही, जयचंद भी चला गया, पृथ्वीराज चौहान भी चल गए। यदि हम अपनी बेटी को शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से नहीं करते हैं तो हो सकता है हम भी जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी जाएगा और हमारी लड़की भी जाएगी। यह जो है शादी करा दिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपना गुलाम से, और उसके बाद में कहे कि हमारी शिकायत हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसीलिए तुम जो है ना दामाद और हमारी बेटी हमारा जीता हुआ शासन जाओ करो। ठीक है, अफगान का था ना यह, जा करके और उसके बाद में अपना जीता हुआ साम्राज्य दे देता है राजस्थान और मालवा को। और उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक और संभालता है सत्ता को। यह सब के प्रेम मोहब्बत के चक्कर में भारत जो है ना वह अभी और गुलाम रहेगा, 300 राज करेगा, 300 वर्ष तक जो है ना यह सब राज करेगा, 1206 से लेकर के, और उसके बाद में 1526 तक रहेगा, तब जाकर के ना पिटाएगा जी आएगा बबरा जान बचावे। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी जाएगी। एगो और लगले लिखोगे तो लिख दो, 1194 हो गया। 1174 में गौरी की पराजय हुई थी, यह सवाल आया हुआ है जी, नोट में लिख दो। 1174 ईस्वी में गौरी को पराजय हुई। बात समझ में आ रही है? यह सवाल आया हुआ कि गौरी क्या कभी हारा है? हारा है, जाट साम्राज्य वाला से हार गया था। ठीक है, 1174 में। ठीक है, यह पराजय हुई। अच्छा, 1215 में तराइन की तीसरी वार चली थी, लिख दो, आगे बताएंगे इसे हम जब इल्तुतमिश वाला बताएंगे तो। 1215 तराइन थर्ड वार या युद्ध है, किसके बीच? तो इल्तुतमिश प्लस आपका याल्दोज, इल्तुतमिश प्लस याल्दोज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इल्तुतमिश प्लस याल्दोज, ऐबक हो गया, उसके बाद में याल्दोज हो गया, और उसके बाद में अगला आपका आ गया कुबाजा। यह जो है ना क्या था? तो यह गौरी के वंशज थे। समझ में आ रही है? तो इस तरह से मेरे दोस्त यहीं पर सवाल को क्या कर, यहीं पर जो है ना इस क्लास को अंत करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है होता क्या है, प्रेम कर लेता है गौरी के बेटी से, और जीता हुआ साम्राज्य गौरी दे देता है कि जाओ राज करो। इस सबके प्यार मोहब्बत के चक्कर में भारत जो है ना 1206 से लेकर के और 1206 से लेके 1526 तक गुलाम रहेगी। फिर आएगा आपका मुगल वाला और मराठा। तो ध्यान से समझते चलिएगा। अब होता है आपका कौन? गुलाम वंश, क्योंकि गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और जाकर के अब इस पर क्या करेगा? शासन करेगा। तो यही से स्टार्टिंग हो जाती है गुलाम वंश। बात समझ में आया? बोलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को भी प्रेम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से। नहीं चाहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपनी बेटी से शादी करा दिए इल्तुतमिश को। इस तरह से इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो कल की क्लास में क्या करेंगे हम लोग? गुलाम वंश को देखेंगे। ठीक है, एक क्लास जो है गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, यह समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ते रहना है मेरे दोस्त, और लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, मेहनत दबा करके करनी है, किसी के बात पर ध्यान नहीं देना है। बस लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।